नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के गोमा शहर में रवांडा के विद्रोहियों ने हमला कर दिया है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने कॉन्गो के गोमा शहर में मानवीय सहायता के बड़े संकट की चेतावनी दी है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिस डिपार्टमेंट के 12 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन अधिकारियों ने ट्रंप के खिलाफ जांच की थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को चीनी कंपनी डीप फेक पर भी चेताया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। यह नोटिस हरियाणा की ओर से यमुना के पानी को जहरीला करने के उनके आरोपों पर है। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में भी जुबानी जंग चालू हो गई है। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को शीश महल में रहने वाला बताया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मांगे पूरी होने तक अनशन चालू रखने की बात कही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि 12 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्होंने लोगों को पहुंचने की अपील की है। इसके अलावा 14 फरवरी को सरकार के साथ बैठक होगी। पंजाब में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वाली घटना पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आज पंजाब भर में दलित संगठनों ने आंदोलन किए और मूर्ति तोड़ने की कोशिश करने वाले आकाशदीप के ऊपर एनएसए लगाने की मांग की। आज पंजाब की बीजेपी ने भी पूरे राज्य भर में प्रदर्शन किए हैं। जीटी रोड भी जाम रहे और कई रेलवे ट्रैक रोकने की भी कोशिशें हुई। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर एक और नए शुरू हुए युद्ध के बारे में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के गोमा शहर में रवांडा के समर्थित विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कॉन्गो के गोमा शहर में मानवीय सहायता के बड़े संकट की चेतावनी दी है। यूएन ने कहा है कि यहाँ सड़कों पर सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं और गैंगरेप की घटनाओं के साथ ही लैंगिक हिंसा भी बढ़ रही है। वहीं रेड क्रॉस ने कहा है कि उसके हॉस्पिटल में 24 घंटे के अंदर 100 से ज़्यादा घायल पहुंचे हैं। शहर के बड़ी आबादी वाले इलाके में गोलीबारी की वजह से कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, खासकर बच्चों को चोटें आई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि गोमा में स्वास्थ्य कर्मियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। रिपब्लिक कॉन्गो के दक्षिण में स्थित गोमा शहर पर रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने हमला कर दिया है। यह शांति बहाली में लगे दक्षिण अफ्रीका में कम से कम 13 शांतिकर्मी M23 के विद्रोहियों से लड़ते हुए मारे गए हैं। गोमा शहर देश की राजधानी किंशासा से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। पूर्वी इलाके में विद्रोहियों को समर्थन देने का कांगो के पड़ोसी देश युगांडा और रवांडा का पुराना इतिहास रहा है। कांगो की राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने रवांडा, युगांडा, फ्रांस और बेल्जियम के दूतावासों पर हमले किए हैं। यहाँ कुछ इमारतों को लूटा गया है। तो अब जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी जो युद्ध है वो होता दिखाई दे रहा है और जो रवांडा समर्थित विद्रोही हैं वो अब कांगो में हमले कर रहे हैं और मुख्यतः उन्होंने गोमा शहर को अपना टारगेट बनाया है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो उनके डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन है, उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट के 12 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन अधिकारियों ने ट्रंप के खिलाफ जांच की थी। जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल जेम्स मैक हेनरी ने इन अधिकारियों को बर्खास्त करने का फैसला किया। उन्हें लगता कि ये अधिकारी पूरी ईमानदारी से राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को लागू कर पाएंगे। इस बीच ट्रंप की ओर से 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। ये आदेश ट्रांसजेंडर के सेना में भर्ती होने, कोविड वैक्सीन से इनकार करने वाले सैनिकों की दोबारा बहाली और डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन प्लान से जुड़े हैं। इसके अलावा जो ट्रंप हैं उन्होंने अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को चीनी कंपनी डीप सीक के
जो नई चीज़ें निकल कर आई हैं उसको लेकर भी उन्होंने चेताया है। डीप सीक से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा है कि चीन की आर्टिफिशियल इंडस्ट्री में ताज़ा प्रगति अमेरिका के लिए सकारात्मक भी हो सकती है। अगर आप इसे और सस्ता बना सकते हैं, अगर आप इसे सस्ता बनाकर भी समान नतीजे देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो इससे चिंतित नहीं है और अमेरिका एआई के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखेगा। हालांकि डीप सीक ने कुछ देशों में साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंता बढ़ा दी है। एआई चैट बॉट डीप सीक के उदय के बाद अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में भूचाल आ गया है। डीप सीक के उदय के बाद चिप मेकर कंपनी एनवीडिया की मार्केट वैल्यू 600 अरब डॉलर से ज़्यादा घट गई है। चीनी कंपनी डीप सीक के एआई पावर्ड चैटबॉट ने अमेरिका में खलबली मचा दी है। अमेरिका में जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक ये एप्पल के स्टोर से सबसे ज़्यादा मुफ्त डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। इस ऐप की कम समय में इतनी चर्चा की वजह इसका अमेरिका स्थित एआई कंपनियों की तुलना में कम लागत का होना है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीनी कंपनी को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि वो टिकटॉक खरीदने के लिए लगने वाली बोलियों की होड़ देखना चाहेंगे। ट्रंप से पूछा गया कि क्या माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। इस पर उन्होंने कहा, मैं कहूँगा हाँ, टिकटॉक में काफ़ी दिलचस्पी है। पिछले सप्ताह ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें टिकटॉक को 75 दिनों का समय दिया गया। इसमें कहा गया कि इस अवधि में उसे अमेरिकी कंपनी के हाथों बिकना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उस पर बैन लग जाएगा। इससे पहले टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट कंपनी की ओर से अमेरिकी कारोबार को खरीदने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। इसके बाद यह ब्लैंक हो गया था। हालांकि कुछ देर बाद एक शॉर्ट मैसेज के साथ फिर से दिखने लगा था। इसमें ट्रंप को धन्यवाद दिया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप के ये एक हिसाब से प्रशासन शुरू ही हुआ है। इसमें दो बड़ी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि उन्होंने 12 जस्टिस डिपार्टमेंट के 12 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है और सारे वो अधिकारी हैं जिन्होंने उनके खिलाफ जांच की थी। और इसके अलावा जो टेक कंपनीज हैं उनको लेकर ट्रंप थोड़ा सा अलग किस्म से बिहेव कर रहे हैं। जैसे चीन की ही टिकटॉक है, उसको वो चाह रहे हैं कि अमेरिकी कंपनी खरीद लें। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो एआई है, डीप सीक है, उसको लेकर वो काफ़ी अलग किस्म से बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि कितना जो असर है वो अमेरिकी एआई जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके ऊपर पड़ेगा। तो जो ये एक शेयर मार्केट में जो एनवीडिया के 600 अरब डॉलर गिरने वाला जो वो है मामला, वो थोड़ा सा एक हिसाब से चिंता का विषय है अमेरिका के लिए। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर अरविंद केजरीवाल के बारे में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर एक चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। यह नोटिस हरियाणा की ओर से यमुना के पानी को जहरीला करने के उनके आरोपों पर है। केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर दिल्ली जल बोर्ड ने जहर का पता नहीं लगाया तो सामूहिक नरसंहार हो सकता था। उन्होंने इसके लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने चिंता जताई है कि केजरीवाल के आरोपों से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनमें क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी, पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच तनाव और पानी की कमी के कारण कानून व्यवस्था की समस्याएं शामिल हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से बुधवार शाम 8 बजे तक आरोपों के समर्थन में सबूत देने को कहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली के पानी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया था, अपनी गंदी राजनीति के लिए बीजेपी दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। हरियाणा से बीजेपी वाले पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं। अगर ये पानी दिल्ली वालों ने पी लिया तो कई लोग मर जाएंगे। क्या इससे घिनौना काम कोई हो सकता है? जो जहर पानी में मिलाकर भेजा जा रहा है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ भी नहीं हो सकता। तो ये एक मामला है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी का पूरा मुकाबला कर रहे हैं, जिस हिसाब से बीजेपी जो एक हिसाब से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थियोरी बनाती है समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए, ऐसी ही जो ये थियोरी है अरविंद केजरीवाल भी लेके आए हैं। हालांकि चुनाव आयोग को उनको नोटिस मिल गया है।
तो अमित शाह दिल्ली में थे तो उन्होंने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया था। ऐसा ही बयान अब हरियाणा के लोगों के ऊपर को लेकर केजरीवाल का भी आया है। तो ये काफ़ी अलग किस्म की राजनीति है केजरीवाल की और अमित शाह की। एक हिसाब से बीजेपी और जो अरविंद केजरीवाल है उसमें बयानों को लेकर वो कितना नीचे गिर सकते हैं इसको लेकर तो आप देख ही सकते हो कि उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। खैर, आज जो राहुल गांधी है कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जुबानी जंग है वो छेड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं। राहुल गांधी ने आज कहा, अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का चोला उड़कर आए, सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया, ये है केजरीवाल की राजनीति। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक चुनावी सभा में कहा कि एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते हैं या नहीं डरते हैं, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। राहुल गांधी ने इन आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर जवाब दिया है। केजरीवाल ने कहा, मोदी जी तो शराब घोटाला जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दें तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है कौन बहादुर। तो अरविंद केजरीवाल और जो राहुल गांधी हैं वो दोनों इंडिया अलायंस में रहे हैं, साथ रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस की एक पॉलिटिकल पोजीशन ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार जाते हैं, बेशक से दिल्ली का विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत जाए, उससे कांग्रेस को फायदा होगा। और जो पंजाब में है आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाएगा और गुजरात में भी जो आम आदमी पार्टी हो कांग्रेस को तंग नहीं करेगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी हैं वो इस चुनाव में अब थोड़ा सक्रिय दिख रहे हैं और इस किस्म के बयान दे रहे हैं। हालांकि इससे इंडिया अलायंस को बीजेपी के खिलाफ एक पूरा जो विपक्ष एकजुट था उसको नुकसान होगा। लेकिन इंडिया अलायंस की जो बाकी पार्टियां हैं वो अरविंद केजरीवाल के हक में प्रचार करने के लिए आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस से जो अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा है वो भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। 30 जनवरी को जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हुसैन समेत बाकी जो समाजवादी नेता हैं वो रोड शो भी करेंगे और चुनाव प्रचार भी करेंगे। और यही शत्रुघ्न सिन्हा जो तृणमूल कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी उसके साथ दिख रहे हैं। जो इंडिया अलायंस की बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ दिख रही हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो किसान आंदोलन से आई। आज जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं एड्रेस किया। आज उनकी भूख हड़ताल का 64वां दिन था और उनकी भूख हड़ताल आज 64 दिन पूरे कर गई है। उन्होंने खनौरी बॉर्डर से जनता को संदेश दिया और लोगों को कहा कि 12 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत में शामिल हों। उन्होंने कहा कि आपके आने से उनमें नई ऊर्जा मिलेगी। डल्लेवाल ने 8 मिनट तक जो मीडिया है और जो संदेश है मीडिया के माध्यम से संदेश दिया। उन्होंने 4 मुख्य जो बातें वो उठाई हैं। पंजाब के पानी को बचाने के लिए एमएसपी की जरूरत। डल्लेवाल ने कहा कि देश में यह भावना थी कि देश को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। जब पिछला आंदोलन स्थगित हुआ था तब दूसरे राज्यों ने शिकायत की थी कि पंजाब के लोग आंदोलन को बीच चौराहे पर छोड़कर जा रहे हैं। हम चाहते थे कि पंजाब पर इस तरह के आरोप न लगाए जाएं। पूरे देश को एमएसपी गारंटी की जरूरत है। पंजाब के पानी को बचाने के लिए पंजाब को भी एमएसपी की ज़रूरत है। इसके लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। हालांकि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने यह खुद नहीं किया बल्कि भगवान ने जो ऊपर वाला है उसने मेरे से करवाया। जिसने यह किया वह वाहिगुरु है। मैं इसके लिए पूरे देश का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने फोरम के साथियों के कहने पर मेडिकल एड ली है। इस बात का भी जिक्र उन्होंने आज अपने इस संदेश में किया। 18 तारीख की रात को सरकार ने जो पत्र दिया कि आपके साथ
सरकार 14 फरवरी को बैठक करेगी। उस समय सभी साथियों और दोनों फोरमों ने कहा कि आप मेडिकल एड ले लीजिए। मैंने मेडिकल एड ले लिया। अनशन उसी तरह जारी रहेगा। मेरा मन है कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे पूरा नहीं करती। 14 फरवरी को आप सब की भावना है कि हम मीटिंग में जाएं, लेकिन तबीयत अनुमति नहीं दे रही है, जाने की शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे आंदोलन को जैसे आप ऊपर वाले की शक्ति मिली है, उसने जिस मेहर की निगाह से इस आंदोलन को कामयाब किया, मैं चाहता था इसके लिए गुरु जी का शुक्राना किया जाए। ऐसे में आज श्री अखंड साहिब के प्रकाश होंगे। 30 तारीख को भोग डाला जाएगा। उस दिन गुरु जी का शुक्राना करेंगे। जिनकी कृपा से सरकार को सद्बुद्धि आई, वह हमसे बातचीत के लिए तैयार हुई। वहीं उस दिन अरदास भी करेंगे मोर्चे की जीत हो, किसानों की सारी मांगे पूरी हों। उन्होंने 12 तारीख को लेकर भी एक अपील की है। मेरी भावना है कि 12 तारीख को खनौरी बॉर्डर पर 4 तारीख की तरह ही किसान मजदूर सभी देशवासी इकट्ठा हों, सब मिलकर अकाल पुरख के चरणों में अरदास करें। लोगों की भावना है कि 14 तारीख की मीटिंग में हम जाएं। आपके आने से ऊर्जा मिलती है। हो सकता है कि आपके आने से मैं मीटिंग में जाने में सक्षम हो जाऊं। 12 तारीख को सभी एकत्रित हों, पूरी संख्या में आकर एक ऊर्जा प्रदान करने का काम करें। और इसके अलावा जो किसान मोर्चा है, उसने अभी 3 महापंचायतों का ऐलान किया है। जो 11 से 13 फरवरी तक ये 3 महापंचायतें होंगी। 11 फरवरी को रतनपुरा मोर्चे पर महापंचायत होगी। इसके लिए जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में जो किसान हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होंगे। 12 फरवरी को दाता सिंह वाला खनौरी जो बॉर्डर है वहाँ पर किसान महापंचायत होगी। और 13 फरवरी को जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर महापंचायत होगी। तो ये एक मोटी मोटी जानकारी है। और 21 फरवरी को जो शुभकरण सिंह था, जिसकी पुलिस की गोली से डेथ हुई थी, उसका भी 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो उसको लेकर भी समागम की तैयारियां हो रही हैं। जो उसके गांव वाले हैं वो चाह रहे हैं कि जो समागम है वो गांव में ही हो। तो इसको लेकर भी अभी फैसला होना है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो आज पंजाब के अलग अलग शहरों से आई। इसमें लुधियाना में बाजार बंद रहा, जालंधर में भी बाजार बंद रहा, और अमृतसर में जो दिल्ली अमृतसर हाईवे है वो भी कई जगह से ब्लॉक किया गया। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी को जो अमृतसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को उनकी जो मूर्ति है उनको खंडित करने के विवाद को लेकर दलित समाज ने आज आंदोलन किया है। और जो लड़का था आकाशदीप, जिसने ये काम करने की कोशिश की, उसके खिलाफ एनएसए लगाने की मांग भी आज दलित समाज ने की है। प्रदर्शनकारियों ने लुधियाना में घंटाघर मार्केट में खुली दुकानों और बैंकों को बंद कराया। उन्होंने मार्च निकाला, डीसी को ज्ञापन सौंपा। जालंधर में कारोबारियों ने प्रदर्शन में मार्केट बंद रखी। और पंजाब और पूरे घटना को लेकर पंजाब बीजेपी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आई। प्रदेश भर में पंजाब भाजपा ने मुंह पर पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। 26 आपको घटनाक्रम सारा पता ही होगा। हेरिटेज स्ट्रीट पर 26 जनवरी की शाम को एक युवक अंबेडकर की मूर्ति के नीचे पत्थर से बनाए हुए संविधान की किताब पर पहले उसने वहां पर आग लगाई। उसके बाद थोड़ा लेकर सीडी के सारे वो प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया और उसने मूर्ति पर 8 वार किए। वहां मौजूद प्राइवेट सिक्योरिटी ने युवक को उतरने के लिए कहा तो बहस करने लगा। फिर वो किसी तरह मान गया। उसने ऊपर से थोड़ा गिरा दिया नीचे। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की। इसके बाद उसे थाने में जाकर सुपुर्द कर दिया। और उसको कई जो वहां पर नीचे लोग थे उन्होंने एक आध थप्पड़ भी मारे और उसको कहा भी कि क्या करने में लगा हुआ। उसको खूब गालियां भी दी लोगों ने। लड़का ये है, दुबई से लौटा है और धर्मकोट का मोगा के पास धर्मकोट का रहने वाला है। और इसके खिलाफ कई धाराओं में अब मामले दर्ज किए गए हैं। मैं तो मतलब पंजाब वासियों को यही कह सकता हूं कि साल 2019 में मैंने एक रिपोर्टाज लिखा था जिसमें मैंने जो बीजेपी की राजनीति है हरियाणा में 35 बनावे की जो जाट समुदाय है उसको कहीं ना कहीं साइड लाइन करने की जो पूरी राजनीति है वो मैंने देखी थी। और उसमें उन्होंने इसी किस्म के प्रोपेगेंडाज का सहारा लिया था। तो और रिपोर्टाज का आज मैं जब ये खबर लिख रहा था तब मेरे को ध्यान आया। और मुझे लग रहा है कि पंजाब में भी कहीं ना कहीं दलित समाज को अलग थलग
जो बीजेपी है वो करना चाह रही है और उसी की ये टैक्टिक्स हैं। अब देखना होगा कि ये कितनी सफल होती हैं कितनी नहीं होती हैं। तो इस घटना को थोड़ा डीपली देखने की भी ज़रूरत है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो राम रहीम को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल मिल गई है। हर कोई भी चुनाव इस देश में होता है, किसी भी राज्य में होता है, तो उससे पहले जो गुरमीत राम रहीम हैं उनको जो पैरोल है वो दे दी जाती है। और बड़ा अजीब लगता है, 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही इस राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है, जो कि रेप के मामले में जेल में बंद है। वो 6 फरवरी तक सिरसा में ही रहेगा। उसके बाद वो बागपत, जो उत्तर प्रदेश में बागपत में उसका आश्रम है, वहाँ चला जाएगा। जो उसकी चेली है हनीप्रीत, वो 2 गाड़ियाँ लेकर वहाँ पहुँची थी और वो उसको सिरसा लेकर गई है। उसकी जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उसके ऊपर बैन लगाया गया है। लेकिन आपको पता ही है कि वो क्यों बाहर निकला। उसको निकालने का कारण यही है कि वो अपने अनुयायियों को दिल्ली में बीजेपी को वोट करने के लिए बोलेगा। हरियाणा में भी जो नगर निगम के चुनाव हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसे जो पेरोल है वो दी गई है। अब ये भी बड़ी त्रासदी है कि जो सिख सियासी कैदी हैं उनको तो उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए भी पैरोल नहीं मिलती, और इसको कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी 30-30 दिन की पैरोल मिल जाती है। जो सिख कैदी हैं उनको तो 10-10 या 15-15 दिन की भी पैरोल नहीं मिलती है। तो बड़ा अजीब मामला है। खैर, आज के लिए इतना ही, और कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो USA।